दो आ रहा है तो कैसे, मतलब ये गेसिंग पावर नहीं है, तो गेसिंग पावर भी होना उतना ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को आपको सीखना होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को आपको समझना होगा, हर एक टूल्स जो है वो आपको समझना होगा। देखो एक कहते हैं ना कि कोई आप एक चेस खेल रहे हो, अगर आप एक शतरंज खेल रहे हो, अगर आप चेस खेल रहे हो, तो आपको हर एक दाव पेच आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप वजीर के थ्रू काम कर रहे हो तो क्या आना चाहिए, अगर आप एक पैदे के थ्रू अगर कुछ कर रहे हो, मतलब एक जो चेस बोर्ड होता है उसके हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में आपको दाव पेच आना बहुत जरूरी होता है। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि बिजनेस के दाव पेच आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक पॉलिटिशियन होगा तो पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर को हर एक टेक्निकल से लेके मतलब हर एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि हर एक टाइप के पेशेंट्स को क्या हमें ट्रीट करना है, तभी वो जाके वो एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाता है। अगर कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट को उसको उसके एक्सपर्टाइजेशंस के लीड्स पता होनी चाहिए, तभी वो एक्सपर्ट एडवोकेट बनता है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या है, आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को कैसे गोल्स के अंदर से टारगेट्स के अंदर से कैसे अचीव करना है, कैसे उस तक पहुंचना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सीखना है। देखो अभी आप जैसे हम लोग वीडियो बढ़ता जा रहा है तो वैसे आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हमें उसकी स्टडी सिर्फ 1 या 2 दिन करने से नहीं होता है, आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना लगाओ भाई। आपको कहाँ पैसे लगा रहे हो, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन पहले उस चीज को समझो, उसकी स्टडी करो। देखो कोई एक बच्चा जब 10वीं कक्षा में जाता है, 10th स्टैंडर्ड में जाता है, तो वो डायरेक्टली आज मान लो 9th पास किया और मैं 10th में चला गया, चलो 4 दिन के अंदर आप जाते हो 10th की एग्जाम देने के लिए? नहीं जाते हो। आप क्या करते हो, 10th में आप जैसे जाते हो तो आप क्या करते हो, जितना 9th में नहीं पढ़ाई की उससे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। आप उससे 3 गुना पर्सनल कोचिंग क्लासेस को जाना स्टार्ट करते हो। आप 3 गुना मतलब मान लो आप दिन में पढ़ाई करते हो तो रात में भी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। आप क्या करते हो, सुबह भी उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। अगर मान लो आपने पढ़ाई ज्यादा नहीं की होंगी अपने पूरे लाइफ के अंदर, मतलब 10th के अंदर, तो जब एग्जाम आती है तो कम से कम तब तो आप क्या करते हो, रात और दिन पूरा लगा देते हो, पूरा रट्टा मारने के हिसाब से पूरा लगा देते हो। लेकिन लगाते हो ना, लगाते हो मतलब आप अपने आप को ट्रेनिंग करने की प्रोसेस में लगाते हो और तभी जाके आप एग्जाम देते हो। मतलब ये लाइफ का एग्जाम्पल तो सेट है भाई, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, पहले आपने अपने आप को ट्रेन किया तभी जाके आपने ये प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब आपने एग्जाम दिया। तो सेम एज इट इज वही फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे लोग मुझसे जब जुड़ते हैं तो कहते हैं सर ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, ओके इतनी है, तो मेरे पास सब कुछ फीचर्स अवेलेबल है, आप बस फटाफट मुझे ये दे दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सब कुछ दे दो, हम लोग करना चाहते हैं। उन बंदों को भी मैं स्ट्रिक्टली ये बताता हूं कि पैसा आप रखो, अगर आपको सच में सक्सेस चाहते हो तो उस चीज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप 10th की एग्जाम पैसे देके पास तो नहीं हो सकते हो, आपको मेहनत करके ही पास होना है, ठीक है। अगर कोई देके भी पास होता है तो कुछ हासिल नहीं कर पाता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, वो कोई इंजीनियर नहीं बन पाता है। मतलब जो चीज के लिए आप कर रहे हो वो चीज आपके हाथ में अगर नहीं आ रही है तो क्या फायदा उस चीज का। तो दैट्स वाई मुझे ये समझाना है आपको कि आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने अभी जितने पॉइंट्स डिस्कस किए, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, सेल्स। अब सेल्स इसके अंदर जो है एक ट्रेडिशनल पद्धत से होता है। जो ट्रेडिशनल पद्धत जो है हम लोग बोलेंगे, ट्रेडिशनल जो वे है इसका, चेन सिस्टम में हम लोग बोलते हैं इसको। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल वे में ऐसा है कि भाई आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक रिटेलर है, रिटेलर जो है अलग अलग गांव के अंदर रिटेलर्स अवेलेबल है।
ये एक ट्रेडिशनल वे है हमारी डीलिंग करने की, राइट। हमारी कंपनी होती है, कंपनी के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो होता है हमारे जो अलग अलग रिटेलर्स है, वो सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करते हो कि इसको हम लोग ट्रेडिशनल वे बताते हैं। अब ट्रेडिशनल वे को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल वे में जब काम कर रहे हो तो जैसे मान लो आज अपने फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो आज डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करोगे? डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना की जरूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को आपके साथ में आने की जरूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को आपके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके कंपनी में तब जुड़ता है जब आपकी प्लानिंग सही है, आपने जो प्लान उसको बताया है। जैसे कोई एक पॉलिटिशियन है, जब वो कोई इलेक्शन को खड़ा होता है तो वो अपना एक पर्ची पे वो क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है, जब आप उसको पिच करोगे, आप उसको जब जीत के लेके आओगे, तो वो बंदा आपको रिटर्न्स में क्या देगा। अब वो लिखता है ना कि भाई मैं पानी दूंगा, मैं XYZ दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, XYZ, उसका एक एजेंडा वो आपके सामने रखता है और वो क्लैरिटी आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपका प्लान क्या है, आप कैसे ये बिजनेस ग्रो करोगे, अब उसने आपके ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए, आपके पास से क्यों लेना चाहिए कि ऑलरेडी सालों से बैठे हुए लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कैसे आए। तो ये टैक्टिस होती है, ये टैक्टिस आपको सीखना बहुत जरूरी होती है, ये टैक्टिस आनी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे आपको रिटेलिंग चेन, कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां उस रोड पे, उस व्हील पे आपको चलाना है, उस वे में आपको चलाना है जहां पे आपके रिटेल काउंटर्स ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। अब हो गया नेक्स्ट आता है यूनिक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग आपको बताते हैं कि जैसे कि कोई ग्रोसरी ट्रेडर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेडर्स है, ऑनलाइन सप्लायर्स है, उनसे कैसे जुड़ना है, उनसे आपकी कंपनी का कनेक्शंस कैसे करना है, उन कंपनियों के साथ में आपको डील कैसे करना है। जो मॉल्स हैं, जो मॉल्स बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, वो मॉल के अंदर आपका ब्रांड को कैसे पिच करना है, उस मॉल्स के अंदर, उस ट्रेडर्स के अंदर, उस लॉबी के अंदर, उस मार्केटिंग चेन के अंदर, उस एफिलेटेड मार्केटिंग्स के अंदर आपके प्रोडक्ट को कैसे पिच करना है, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आपके प्रोडक्ट को एक फ्लुएंस कर्व कैसे लेके आना है, एक अच्छे लेवल पे हम लोग को कैसे लेके जाना है, वो हमें आना बहुत जरूरी है। और वो कब आएगा? जब आप डिजिटल मार्केटिंग को समझ सकोगे, उसकी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। मैं थोड़े पॉइंट्स रिपीट करता हूं, जो पॉइंट्स आपने लिख के लिए हैं। आपको पहला चाहिए प्रोडक्शन गाइड, सेकंड आपको चाहिए मशीन की पूरी डिटेलिंग्स, थर्ड आपको चाहिए फूड लाइसेंसिंग्स, फोर्थ आपको चाहिए ISO सर्टिफिकेशंस। ये क्यों चाहिए, क्या चाहिए, मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, बट अभी मत करना, अभी आप लाइव चल रहे हो। आर्ट लेटर राइटिंग, जो कि आपको या आपका जो लेटर राइटर जो होगा आपकी कंपनी में, या अगर आप ही खुद लिखने वाले हो हर एक चीज, तो आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रेनिंग से लेके आपकी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग तक की इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। मैंने शेयर किया आपको मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको शेयर किया डोमेस्टिक मार्केटिंग, मतलब उसको बताएंगे हम लोग डोमेस्टिक मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट मैंने आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको पॉइंट मैंने आपको शेयर किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो सिस्टम है वो मैंने आपको शेयर किया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा डिजिटल सेल्स जो होता है, डिजिटल सेल्स कैसे करना है, डिजिटल सेल्स के थ्रू लोगों को कैसे जुड़ाना है। मतलब मान लो आप ट्रेडिशनल मार्केट सेल्स से आप मान लो महीने का 1 लाख से 1.5 लाख तक का इनकम ले रहे हो, तो वाइस वर्सा आप डिजिटल सेल्स के थ्रू आप 1 लाख 2 लाख से ज्यादा कैसे सेलिंग ले सकते हो। इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपकी निकल जाती है, मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और डिजिटल सेल्स के अंदर आपको जो है लिमिट जो है लिमिटेशन नहीं रहता है, आपका लिमिटेशन निकल जाता है, ठीक है। वो चीजें कैसे होती है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है।
अब इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद में ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हैं लोगों के। एक क्वेश्चन आया है कि इसका आज तक के तारीख में सेल्स रेशो जो है, जैसे मैंने बताया कि इसकी ग्रोथ या इसका सेल्स रेशो जो है वो कितना हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग के अंदर, पोहा जो है ये ब्रेकफास्ट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण इसकी सेल्स रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं देखूंगा इसे हम लोग एक ब्रेकफास्ट की तरह हम लोग देखते हैं, और 2003 से इसका जो रेशो है वो 2 गुना बढ़ चुका है। और एस्टिमेटेड अगर हम लोग देखेंगे, मॉडेस्ट अगर आज के रिपोर्ट में देखेंगे, 2.5 बिलियन से भी ज्यादा इसका मार्केट आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसलेस, टेक्निक्स, मतलब फ्लेक्स का जो मार्केट है, मतलब जो फ्लेक्स के ऊपर जो चपटी चीजें हैं जो रोस्टेड के थ्रू निकलते हैं, मतलब जो राइस हो गया या हम लोग मक्का वगैरह हम लोग जो बोलते हैं, ये जो सारी चीजें फ्लेक्स की है। अगर इसका एक ओवरऑल मैं निचोड़ आपको बताऊंगा तो 2.5 बिलियन के ऊपर लगभग इसका ऊपर का सेल्स ग्रो हो चुका है। ठीक है, ये जो है ये रेशो परफेक्ट रेशो में है। और सेकेंड क्वेश्चन है इसका एवरेज ऑफ ग्रोथ लेवल क्या है, मतलब ये हर सालाना या 3 सालाना ये कितना ग्रोथ ले रहा है। अजय जी जुड़े हुए ये पूछ रहे हैं कि अगर 2.5 बिलियन इसका स्कोप है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसका ग्रोथ रेशो क्या है, मतलब परसेंटेज, मतलब हर साल, मतलब मान लो आज ये मंथ में आपने मान लो आपने 1 टन आपने बेचा, एग्जाम्पल 1 टन आपने बेचा पूरे 1 हफ्ते में, तो दूसरे हफ्ते का ग्रोथ रेशो क्या होगा, या महीने का ग्रोथ रेशो क्या होगा, या ईयरली ग्रोथ रेशो क्या होगा। तो अगर मैं ईयरली ऑन एन एवरेज देखूं तो कम से कम इसका ईयरली एवरेज ग्रोथ रेशो 25% तक का एवरेज ग्रोथ रेशो इसका मार्केट के अंदर है। एवरी ईयरली इसका जो ग्रोथ रेशो है ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि अगर एक मैं मीडियम स्केल की इंडस्ट्री अगर मैं लगाना चाहूं तो मुझे कितना खर्च आएगा प्लांट एंड मशीनरी के लिए। नाम नहीं दिखाई दे रहा है, बस ओके क्वेश्चन में ले लेता हूं। आप लाइव तो सुन ही रहे हो, मुझे क्वेश्चन नहीं, ये इनका क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूं कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी अगर मैं मीडियम साइज का इंडस्ट्री लगाता हूं। तो देखो, इंडस्ट्री की कॉस्टिंग ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मुझे इतने में बिठाना है, मुझे उतने में बिठाना है, ऐसा नहीं है। पहले आप स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद में आपको मैं कुछ रिपोर्टिंग्स दूंगा, मतलब जो स्टडी केसेस के अंदर जो आप कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे, उस रिपोर्ट्स के आधार पे आप फिक्स करोगे कि आपको कितने बड़े स्केल पे आपको कंपनी खड़ी करनी है। मतलब आपको 5 लाख की खड़ी करनी है, 10 लाख की खड़ी करनी है, 20 लाख की खड़ी करनी है, या 40 लाख की खड़ी करनी है, तो वो होता है मार्केटिंग सर्वे के बाद में। लेकिन चलो खैर, आपने पूछ लिया, तो मीडियम साइज की अगर हमें कंपनी स्टार्ट करने तो कम से कम हम लोग 26 लाख 26 लाख तक मिनिमम छोटे मतलब मीडियम स्केल की कंपनी खड़ा कर सकते हैं, जहां पे हम लोग 4 मैट्रिक टन तक का पर डे प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब कम से कम 4 टन से ज्यादा के ऊपर, मैट्रिक टन के ऊपर हम लोग उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसे कम से कम 26 लाख तक हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने जनरेट करता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने जनरेट करता हूं। हर एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मुझे क्वेश्चंस करते रहिए। नीचे का जो आपको मैसेजिंग बॉक्स दिया हुआ है वहां पे आप आपके क्वेश्चंस, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो शायद आपको मैसेज बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपको साइड में मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, वहां पे आप आपका क्वेश्चन डालिए। इवेंट अगर हो भी जाता है खत्म तो भी मैं आपका सवाल जो है आपके पैनल में आपको जवाब उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने खड़े करता हूं,
तो अभी आपको जवाब देना है। ये राइस फ्लेक्स इंडस्ट्री क्या है? राइस फ्लेक्स इंडस्ट्री क्या है? ये पोहा है, हमारी आम तौर की भाषा में हम लोग कहते हैं पोहा प्रोडक्ट कहेंगे हम लोग, लेकिन इसको सरल भाषा में कहते हैं हम लोग राइस फ्लेक्स या राइस फ्लेक्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये एक पोहा इंडस्ट्री है। हाउ हैज द राइस फ्लेक्स इंडस्ट्री परफॉर्म सो फार एंड वेल कमिंग ईयर्स? तो पोहा जो इंडस्ट्री है ये पहले वर्षों के अंदर कैसी चलती थी और अभी आने वाले वर्षों में कैसे चलेगी। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया इसके ऊपर तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि भाई चलो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे हम लोग, और इसका जो ग्रोथ रेशियो मैंने आपको बताया तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा ये क्वेश्चन का। चलो फिर भी मैं ख्याल करता हूँ, पहले जो इसका इंडस्ट्री का जो चैनल था ये लोकल लेवल पे चलता था, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता जा रहा है तो इसकी जो जोग्राफिकल एरियाज है वो बढ़ते जा रही है और एक बड़े अच्छे पैमाने पे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और 20% पर ईयर ग्रोथ रेट, इट इज नॉट अ जोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंपनियां इसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो अगर लोकल एरियाज में से अगर कंपनियां आती है खुल के आगे तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि फूड इंडस्ट्री के अंदर होता है कि पेरिशेबल, खराब होने वाली आइटम होती है, तो इसका जो लाइफ शेल है ये ज़्यादा है। तो इसमें हमारी जो है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो है, रिस्क जो है वो एवरेजली बहुत कम आ जाती है। तो होप सो आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, what are the requirements of working capital for setting up a rice flex project? अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए? रिक्वायरमेंट देखिए, आपको एक जगह कम से कम चाहिए। मैक्सिमम छोटा यूनिट अगर लगा रहे हो तो आपको कम से कम 1,500 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत है, जिसे आप कोई लोग 1.5 गुंठा कहते हैं, कोई लोग उसको 1,500 स्क्वायर फीट कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम इतनी जगह चाहिए। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। इसके अंदर हमें चाहिए कि नॉर्मली आपको शेड्स की जरूरत होगी। एक शेड जो होगा जहां पे आप रॉ मटेरियल रखोगे, एक शेड जो होगा आपको लगेगा जहां पे आप फिनिश्ड गुड्स रखोगे जो आपके रेडी प्रोडक्ट्स हैं, और एक शेड होगा आपका जहां पे आपका प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया जो है जहां पे चल रही है। ठीक है, मतलब ये 3 हो गए। ये 3 अलग इसलिए करने की मैंने आपको बताया है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग एक ही शेड के अंदर सब कुछ खड़ा कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर 3-3 अलग रह गए तो जहां पे यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस में आपका हीटिंग लेवल ज्यादा होता है, आपकी बॉयलर या भट्टी जो हम लोग कहते हैं, जो हीटिंग ज्यादा होता है, तो वो अगर अनक्लीन, मतलब डेली साफ करते हो आप, ठीक है ओके, लेकिन गोडवांस में क्या होता है, एक बार आपने क्लीनिंग कर लिया, एक बार सुबह क्लीनिंग कर लिया तो शाम तक क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने एक बार लॉक लगा दिया, खत्म हो गया। मतलब हम लोग हाइजीन का भी ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। अब मान लो आपने गोडवान भी एक ही जगह कर लिया, मतलब फिनिश गुड भी एक ही जगह रख रहे हो, फाइनल गुड्स भी एक ही जगह रख रहे हो, और रॉ मटेरियल भी एक ही जगह रख रहे हो, और काम भी वहीं पर कर रहे हो, तो जो गंद उठेगा या जो धूल या मिट्टी जो उठेगी उसकी, वो पूरे मतलब अच्छे माल पे भी गिरेगी और कच्चे माल पे भी गिरेगी। तो इससे क्या होगा, हमें फिर से मतलब साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ पे हमें साफ सफाई ज्यादा ना करनी पड़े और साफ सफाई भी अच्छी तरीके से वहां पे बनी रहे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा होना चाहिए। और एक छोटा सा ऑफिस जहां पे आपका मार्केटिंग का, सेल्स का आदमी, मार्केटिंग का आदमी, एडमिनिस्ट्रेटिव का आदमी, अकाउंट्स का आदमी, और आप खुद और आपकी आने वाली डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपका रिटेलर आपके पास आ रहा है या जो भी पार्टी आपके पास आ रही है, तो उनको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ऑफिस, लेकिन वो ऑफिस ऐसा हो, वो ऑफिस से आपकी फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा है वो ना दिखे, वो ये देखे कि फिनिश्ड गुड्स कितने आपके पास पड़े हैं, वो देखा। कांच का में से आप दिखा दो, चलेगा, डिस्प्ले में दिखा दो, लेकिन आपका प्रोसेस कैसा हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल कितना आपके पास अवेलेबल है, ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ये टैक्टिस है आपके बिजनेस की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है,
आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है राइस फ्लेक्स पोहा इंडस्ट्री की? ऑपरेटिंग कॉस्ट माने ये होता है कि भाई रॉ मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, आफ्टर दैट लेबर कितने का लग रहा है हमें, आफ्टर दैट लाइट कितना लग रहा है, ये सारी चीजें बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछ ली मुझसे। पहले मैं एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप नॉर्मली 15 लाख के अंदर का फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप लगभग मशीनरी जो है 15 लाख के अंदर लगा रहे हो, तो आपको कम से कम आपके हाथ में कैपिटल जो है वो उसका ऑन एन एवरेज 50% तो आपके पास होना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोलेंगे तो कम से कम 7 से 8 लाख तक का कैपिटल अमाउंट, मतलब जो रोटेशनल अमाउंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब रोटेशनल अमाउंट में हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। रोटेशनल अमाउंट में क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लो 7 लाख पकड़ रहे हो आप लोग, तो 7 लाख में से कम 4 लाख जो है आपके रॉ मटेरियल को आप पकड़ोगे, ठीक है। और कम से कम एम्प्लॉयज के लिए आप 1 लाख से 1.5 लाख का एम्प्लॉयज का अलग से निकाल के रखोगे, ठीक है। और बचा हुआ जो है वो अमाउंट आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पे आप आपके सीसी में या आपके जो करंट अकाउंट में वो बैलेंस मेंटेनिंग तौर पे रखेंगे। अब बैलेंसिंग मेंटेनिंग आप ये मत समझना अरे हमारी बैंक 10,000 रुपए का बैलेंसिंग मेंटेनिंग, वो मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि आपका रिजर्व फंड भी आपका कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आप इतना छोटा फैक्ट्री लगा रहे हो तो जितना फैक्ट्री का रेशियो बढ़ता जाएगा उसका 50% टू 40%, मतलब मान लो आपने 26 लाख का रेशियो निकाला तो उसका आप 50% निकालोगे, ठीक है। अगर 50% नहीं है तो मिनिमम कम से कम आपको वहां पे 35 to 45% अबव ये एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है ये ऐसा है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं अभी क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है हमारा, तो आपको जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द मशीनरीज एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ राइस फ्लेक्स पोहा प्रोजेक्ट? हमें किस तरह की मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की औजारों की जरूरत पड़ेगी पोहा प्रोजेक्ट लगाने के लिए? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इस बंदे ने हमें पूछा है, पूना से है ये, महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है हमें इसकी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता है हमें इस प्रोजेक्ट को। मशीनरीज के अंदर सीरीज होती है। मशीनरीज के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊँ, मशीनरीज के अंदर होता है एक क्लीनिंग मशीन होती है जहाँ पे आपका जो धान है वो क्लीनिंग होता है। धान क्लीनिंग होने के बाद में ये एक नेक्स्ट प्रोसेस लेवल पे जाता है एलिवेटर के थ्रू, या अगर आपके पास एलिवेटर नहीं है तो क्लीनिंग हुआ जो है वो जाता है आपके आगे पैडी मशीन्स के अंदर, पैडी मशीन्स के थ्रू वो जाता है रोस्टिंग मशीन्स के अंदर, रोस्टिंग मशीन्स के थ्रू वो निकल आता है, फ्रेश मटेरियल निकल आ जाता है। और फ्रेश मटेरियल जैसे ही निकल आ जाता है उसमें से तो वो चला जाता है आपके पैकिंग एंड फाइनल गुड्स के ऊपर चला जाता है। तो ये एक 4 लेवल प्रोसेस होती है। 4 लेवल प्रोसेस अगर आप समझ रहे हो तो 4 लेवल प्रोसेस आपको यहाँ पे मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगती है, ठीक है। अब मैंने पहले ही आपको कहा है कि गाइड की जरूरत होती है। गाइड मतलब फ्रॉम A to Z लेवल तक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इवेंट के अंदर हमारा चल रहा है तो हम लोग मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट के अंदर चीजें क्या क्या आनी चाहिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। और वो शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फुल वे में आपको समझना है तो आप फुल वे में भी आप सीख सकते हो उसको, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है प्रोजेक्ट करना ही है तो मैंने पहले ही कहा है कि एवरी एग्जाम जो है वो तभी क्रैक हो सकती है जब आप उस एग्जाम की पूरी तरह से पढ़ाई उसकी स्टडी करके निकलते हो। मैं जो इस इवेंट के ऊपर भी अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो सॉरी, आप कोई इवेंट के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये पूरा इंट्रोडक्शनल ओरिएंटेड हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब मैंने हर एक पॉइंट जो आपको पता नहीं है वो पॉइंट आपके सामने मैं रखता जा रहा हूँ। देखो ये प्रोजेक्ट करने के लिए, पोहा इंडस्ट्री करने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, और वो चीजें क्या क्या है उसकी बेसिक नॉलेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ISO ये पता नहीं था, ये एक नया चीज आ गया। मशीनरीज के अंदर ये 4 स्टेप वाला प्रोसीजर हमारे सामने निकल के आया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि रिजर्व फंडिंग का एक प्रोसीजर निकल के आया। देखो यूनिक पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट अगर फॉलो किए ना आपने तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, आपको एक J कर्व मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गए हमारे पास।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें शॉर्ट करके ले लेता हूँ। रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पोहा प्रोजेक्ट। मशीनरीज का आपने समझ लिया। मशीनरीज का मैंने बताया 4 लेवल है, क्लीनिंग, पैडिंग, रोस्टिंग, पैकिंग, 4 लेवल का इसका डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब नया क्वेश्चन आया है कि रॉ मटेरियल किस टाइप का लगेगा। एक पोहा बनाने के लिए रॉ मटेरियल की क्या आवश्यकता है और किस टाइप का रॉ मटेरियल की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन आया। रॉ मटेरियल जो है ये राइस जो होता है ये फ्लैक्स होता है। इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो धान है, ये धान जो है इसकी कुछ क्वालिटीज होती है, इसकी कोई बारीकियां होती है जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना अगर ये सीखे अगर कुछ काम कर रहे हो तो आप लॉस में जा सकते हो। तो कहते हैं ना कि एक पूरा BMW है उसी को एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया। BMW आपके पास गाड़ी है, सब कुछ आलीशान है, सब कुछ सही है, इंटीरियर सब कुछ अच्छा है, लेकिन चाबी अगर नहीं है और बिना डुप्लीकेट चाबी से अगर खोलने की कोशिश करोगे तो सायरन, अलार्म सब कुछ बजना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो रॉ मटेरियल इज द की ऑफ योर पोहा प्रोजेक्ट। क्या है, फिर से बताता हूं। रॉ मटेरियल इज द की ऑफ योर प्रोजेक्ट। रॉ मटेरियल जो है ये आपके प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर की है। रॉ मटेरियल को आपको डीप के अंदर गाइड लेके आपको सीखना होगा। रॉ मटेरियल में शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक धान है, राइस से निकल जो राइस होता है वो एक धान होता है। एक सिंथेटिक स्पेसिफिक इसकी जात होती है। वही जात का आपको जो है ये पोहा फ्लेक्स बनाने के लिए, पोहा बनाने के लिए, राइस फ्लेक्स बनाने के लिए अलग अलग शब्द है। हर एक आदमी इसको अलग अलग कहता है, लेकिन इसको आपके टर्म में लेने के लिए आपको वो उसकी जो टिश्यूज हैं, मतलब उसकी जो मेन जात है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर टच इसको देना, बिकॉज आप फूड इंडस्ट्री में आ रहे हो तो इसको थोड़ा सा एग्रीकल्चर टच आपको लेना बहुत जरूरी है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको समझ लो। आपको क्या क्या समझना है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप देख लो धान किस किस प्रकार के हैं, धान के अंदर कौन से जात का कौन सा धान का न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, ठीक है। अब उसका आउटपुट अगर उसको हम लोग ये लेवल पे हिट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। और जो पोहा के लिए जो लोग सजेस्ट करते हैं पोहा फ्लेक्स बनाने के लिए, सॉरी राइस फ्लेक्स बनाने के लिए या पोहा बनाने के लिए, तो वो धान की जात कौन सी है और उसका जो रेशो है उसको हीटिंग करने के बाद में वो रेशो क्या आता है। तो ये फॉर्मूला है आपका रॉ मटेरियल को समझने का। रॉ मटेरियल तभी आप, अगर ये फॉर्मूला आप समझ जाओगे तभी आपके हाथ में कोई आप रॉ मटेरियल लेते हो तो भी आप बता पाओगे कि मैं इससे पोहा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। समझे आप। तो ये चीज है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट चीज हम लोग जाते हैं। हमारे लिए ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द टोटल साइज लैंड रिक्वायर्ड। पोहा प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, ये हमें पूछा है बेंगलोर से, जो हमारे इवेंट में जुड़े हैं। इनका नाम है, चलो नाम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे बस दिखाई दे रहा है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर पोहा प्रोजेक्ट। पोहा प्रोजेक्ट के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया कि अदर कॉस्ट कितनी लग रही है आपको, उसका फॉर्मूला मैंने बताया 35, 40, 50। मतलब कैपिटल अमाउंट जो लग रही है, मशीनरीज की जो अमाउंट्स आपकी लग रही है उसका जो है उसका रेशो आप निकाल के ये फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे भी सेम है, कितने टन का आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो। मान लो आप 1 टन का प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो 500 स्क्वायर फीट के मिनिमम जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000। मान लो आप 4 टन तक का ले रहे हो तो वहाँ पे आपको जरूरत है 1000 से 2500, ठीक है। इट डिपेंड, देखो आपने मशीनरी इतने साइज की लगाया, इतना टनेज का प्रोडक्शन लगाया, अगर आप रॉ मटेरियल कैपेसिटी रखने की भी उतनी क्षमता आपके पास है, गोडवान की क्षमता है, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो वो डिपेंड होता है कि वैरी होता है प्रोजेक्ट में आप मशीन कितने लगा रहे हो उससे नहीं होता है। यहाँ पे वैरी ये होता है कि आप रॉ मटेरियल कितना आप उठाने वाले हो मार्केट से।
और आप प्रोडक्शन कितना कर सकते हो, कितना आप होल्डिंग कैपेसिटी आप रख सकते हो, मार्केट में कितना आप छोड़ सकते हो, आपके पास खुद के पास कितना माल आप प्रोडक्ट बना के रख सकते हो, रॉ मटेरियल होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, ये सारे कैलकुलेशंस जो है डिपेंड होते हैं लैंड स्ट्रक्चर आपको चूजिंग के लिए। आप थोड़ा सा इजी कर लेता हूं इसको और थोड़ा सा इजी कर लेता हूं। मान लो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट किया, मान लो आपने स्टार्ट किया 1 टन टू 2 टन का रेशो आपने पकड़ के ले लिया, मान लो 1000 से 1500 के रेशो के बीच में बिठा लिया, तो आपका कॉस्ट आपको प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, अब वहां पे आपको रॉ मटेरियल कितना होगा, फिनिश्ड गुड कितना होगा, मशीनरी को कितना होगा, लैंड को कितना होगा और अभी फैब्रिकेशन को कितना होगा, ये आप आपके लोकल रेट्स को ऐड अप करके वो प्रोजेक्ट कॉस्ट और लैंड कॉस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट, बिकॉज इसमें स्क्वायर फीट्स इंपॉर्टेंट थे, वो स्क्वायर फीट्स मैंने आपको पॉइंट शेयर किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कोई पूछ रहे हैं मुझे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है पोहा प्रोजेक्ट के लिए। अब बॉस पोहा प्रोजेक्ट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है जो है डिपेंड है कि आप प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी का कर रहे हो, और ये प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो आप लगाए हो तो इसके आपके टारगेट्स कितने आप रखेंगे, आपके गोल्स क्या रखोगे, ये जो है ये रिपोर्ट जो है ये आपको बनानी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको मैं ये भी कहूँगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडवांस में आपको बनाना होगा, जो फ्यूचर्ड इनकम एक्सपेंडिचर्स होंगे आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के पहले आपको बैलेंस शीट्स, आपको फ्यूचर्ड बैलेंस शीट्स आपको बनानी होगी। आपको ये भी बनाना होगा कि यूटिलिटीज ओवरहेड्स, एक्स्ट्रा आपको ओवरहेड्स क्या होगा, मार्केटिंग का आपका बजट क्या होगा, आफ्टर दैट सेल्स टीम का आपका बजट क्या होगा, डिजिटली अगर आप जाना चाहते हो तो वहां पे आपका डिजिटली मार्केटिंग का कॉस्ट क्या होगा, अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्ट से जा रहे हो तो उस मार्केटिंग का कॉस्ट आप क्या रखोगे। देखो आपको कॉस्टिंग निकालना होता है। देखो कोई एक देश प्राइम मिनिस्टर चला रहा है, मतलब एक देश कोई चला रहा है तो वहां पे हम लोग देखते हैं ना कि बजट निकलता है, ठीक है ना, एक मेंबर्स पार्लियामेंट मेंबर्स मिलके एक बजट को डिस्कस करते हैं, फिर जो रूलिंग पार्टी है वो कहता है ये बजट होना चाहिए, अपोजिंग पार्टी कहता है ये इतना बजट ये हिसाब से होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके एक बजट निकल के आता है। मतलब एक बजट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक स्कूल चला रहे हो आप या कोई एक प्रोजेक्ट चला रहे हो या आप जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपका प्लानिंग और बजटिंग नहीं होगा तो आप बस आज मतलब ये खर्चा आ गया आपने खर्च कर दिया, वो खर्चा आ गया आपने खर्च कर दिया, ये आपको अच्छा लगा ये चीज़ ले लिया। अगर आपके पास बजट का प्लानिंग नहीं है तो आपका बजट कोई ऐसा दिन आ जाता है कि भाई आपका सेल्स अचानक कम आ रहा है या बढ़ रहा है या कम आ रहा है, तो उस वक्त में अगर आपका बजट नहीं है और आपके बजट ओवर बजट में जा रहा है तो उस वक्त आपकी कंपनी को सडनली एकदमली डाउन रेशो में आपकी कंपनी आ सकती है। तो बजट, प्री बजट या प्लान बजट आपके पास होना बहुत जरूरी है, और वो भी मार्केटिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, रॉ मटेरियल के लिए अलग, परचेसिंग वालों के लिए अलग, सेल्स वालों के लिए अलग, ये सारी चीजें इसके अंदर है। आफ्टर दैट इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि आपको मैन पावर किस टाइप की आपको लेनी है, ये भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपके ब्रेक इवन पॉइंट कब आना चाहिए इसका भी आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला मैंने वही 15 लाख से स्टार्ट किया, 15 लाख से स्टार्ट किया, और उसके बाद में मैं 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मुझे मेरी कंपनी को एक लेवल पे लाना है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। 4-5 महीने का अगर हम लोग ने टारगेट रखा है, देखो अगर कोई ये कह रहा है आपको कि आज पैसा लगाया सेकेंड डे से आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा है। ठीक है, मेरी पूरी लाइफ के अंदर मैंने इतने सारे प्रोजेक्शन को कंसल्टेंसी की है, तो हम लोग टारगेट रखते हैं ब्रेक इवन टाइम बोलते हैं हम लोग उसको। ब्रेक इवन टाइम मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब हम लोग सरप्लस में आना स्टार्ट हो गए। देखो खर्चा जो है वो तो पहले दिन से निकलता है, बिकॉज कोई चीज आप बेच रहे हो तो डेफिनेटली आप 1-2 रुपए आपका मार्जिन रख के ही लेके आते हो, ठीक है ना, तब वो खर्चा तो निकलता रहता है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने इतना पैसा लगाया और यहाँ से मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू से या ये डेट से या ये मंथ से या ये ईयर से मुझे जो बेच रहा हूँ उससे मेरे सरप्लस आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी प्री प्लान में आपके पास होना बहुत जरूरी है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कब आ रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको प्लानिंग पहले से ही करके रखनी होती है।
आफ्टर दैट आपके सामने आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपको वो समझना होता है कि कहाँ अभी मान लो आपने ये फैक्ट्री आपने नोएडा में लगाया, या आपने बॉम्बे साइड में लगाया, या कर्नाटक साइड में लगाया, या साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कहीं पे भी आपने लगाया, तो आपको ये एक रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन से मार्केट के अंदर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका भी रिपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट आपके पास आपके लोकल मार्केट का स्टडी केस रिपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट आपके पास आपके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, पूरे भारत के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कौन कौन लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कितने दिन से है, कितने साल से है, किसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कितने लेवल पे बेच रहा है, किसके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कितना किसका शेयर होल्डिंग आज की तारीख में मार्केट के अंदर किसका कितना होल्ड है, ये सारा रिपोर्ट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, किसी फील्ड में अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो, या आप अगर कोई कुश्ती करते हो या रेसलिंग करते हो, तो आपको सामने वाले के दाव पेच आना बहुत मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आप आपके दाव पेच उससे लगा सकते हो और उसको मात दे सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बिजनेस में कर रहा हूँ, बस ऐसा नहीं कि दिमाग में ले लिया मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, ये सारे पॉइंट सर ने बता दिए, मैं कर सकता हूँ, नहीं, इसके साथ में आपको ये सारे रिपोर्ट्स भी आपके पास होने बहुत जरूरी है। कौन लोग हैं इस फील्ड के अंदर, कौन कौन माहिर लोग हैं, और कल चल के इस बंदे के साथ में मेरा कंपटीशन होगा तो इसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है, इसकी क्या स्ट्रेटेजीज है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, मेरी क्या एक्शन होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स जो है ये रिपोर्ट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो देखो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने पहले ही आपके पास ये एक गाइड बना ली ना आपने, तो मैं ये 101% कहता हूं कि ये सक्सेस रेशो हम लोगों को मिलना ही मिलना है। आफ्टर दैट आपके पास प्लांट लेआउट वगैरह जो भी है वो परफेक्टली होना चाहिए। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको शेयर की कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, हमारे पास मार्केटिंग रिपोर्ट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको शेयर की। जो आपने आपके पब्लिक में से जो क्वेश्चंस आए वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से मैंने आपको समझा के दे दिया। लैंड के, मशीनरीज के, रॉ मटेरियल के हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शनल लेवल इवेंट के अंदर पूरा मैंने कवर किया। जो पॉइंट्स नहीं थे वो भी पॉइंट्स आपकी तरफ से आए, वो भी पॉइंट्स मैंने आपको कवर किया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस इवेंट के बाद में आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट रेशो भी हम लोगों ने देखा कि भाई ईयरली 30% ग्रोथ हो रहा है। 2 हम लोग ने देखा बिलियंस के रेशो में ये ग्रोथ होते जा रहा है, परफेक्ट रेशो में ग्रोथ हो रहा है इसका। एक्चुअली एवरेज 2.5 बिलियन का मैंने बताया आपको। फ्लेक्स मार्केट जो है 30% to 40% एवरेज रेशो में ग्रो हो रहा है। तो स्कोप ट्रिमेंडस स्कोप है, और लोकल एरियाज में इसकी जो डिमांड है काफी दूर से ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो अगर लोकल एरियाज में हम लोग करके कवर करते हैं तो अच्छा खासा हम लोग एक स्टेक होल्ड मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी करने के बगैर आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हो तो आप, बहुत सारे लोग अभी इस इवेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनकी फैक्ट्रीज रनिंग पोजीशंस पे है, वो लोगों ने भी पिंग किया कि हमें ये कोट जो है स्टडी गाइड जो है हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टडी गाइड मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे लेवल पे मैंने आपके लिए बनाया है। स्टडी गाइड जो है आपको डायरेक्टली आपके मेल पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। नॉर्मली जो स्टडी गाइड जो है, जो कम से कम मार्केट के अंदर 5000 से 6000 के ऊपर चलती है, जो वो कि मैं 1500 के अंदर मैं आपको स्टडी गाइड दे रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इवेंट में मैंने एक ऑनेस्टी से, एक सरलता से आपके सामने हर एक पॉइंट, जो कोई आईएसओ का पॉइंट हो या बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पता है लेकिन ये कैसे है ये कोई आपको क्लैरिटी से नहीं बताता है। मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लैरिटी से बताने की कोशिश की है यहाँ पे। लेकिन ये होता है कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि
वो करना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी लिखना कैसा है, बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, ठीक है, आपकी लेटर राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, आपको आईएसओ सर्टिफिकेट कैसे लेने का स्टेजेस क्या है, स्टेप्स क्या है, आफ्टर दैट आपको गवर्नमेंट की फूड लाइसेंसिंग की वेबसाइट पे जाके कौन से आपको एक पूरा गाइड जो है, रेडीमेड गाइड जो है वो हमारी तरफ से अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने इस वेबसाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जहां पे 1500 के ऊपर चल रहा है, ये 5000 के ऊपर चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ये इवेंट के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको मैं ये 1500 के अंदर ही दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो लेवल पे है जो आप खुद करना चाहते हो। तो मुझे ये खुशी होगी कि भाई मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये स्टडी गाइड करके अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस रेशो पे लेके गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ही शेयर कर रहा हूँ। और ये इवेंट के अलावा कोई और लोगों को इसकी लिंक जो है नहीं मिल सकती जो इस इवेंट के अंदर मौजूद है। मतलब जैसे कि आप इस इवेंट को मुझे डायरेक्टली लाइव देख रहे हो, तो आप ही को ये स्टडी गाइड में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं और किसी को, मतलब ये इवेंट छोड़ के कोई अगर बाहर का बंदा आता है, तो पहले मैं ये कहता हूं कि पहले आप जाओ, मेरा इवेंट अटेंड करो। अगर इवेंट के अंदर मैंने जितने पॉइंट्स कही है, ये पॉइंट अगर आप स्टडी कर सकते हो, अगर ये पॉइंट आप पूरे फिलफिल कर सकते हो, तभी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जवाब हाँ, मैं ये इतना पढ़ाई करके मैं कर सकता हूँ ये प्रोजेक्ट, और इतने इजीली मुझे अगर ये सारे पॉइंट सीखने के लिए मिल रहे हैं और मुझे सक्सेस मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग करना ही चाहेंगे। क्योंकि बिना हम लोग कोई चीज जो है विदाउट सक्सेस के लिए कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे जो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, पूरा प्रोजेक्ट पोहा का गाइड जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ विद ब्लूप्रिंट्स, मशीन्स कहाँ से लेनी है, कितने लोगों का कॉन्टैक्ट्स मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के रेशो कैसे बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे लिखनी है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, यहां तक मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टली लोगों तक, एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, उस गाइड के अंदर सर हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजें कवर की है, जो प्रोजेक्ट आप 15 से 20 दिन के अंदर पूरी तरह से सीख सकते हो, समझ सकते हो। और आप डायरेक्टली पूरे भारत के अंदर कितने लोग हैं, हर एक चीज आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं, हर एक चीज वहां पे अवेलेबल है। आपको डायरेक्टली पीडीएफ फाइल्स, वीडियो फाइल्स आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएंगे। और वो गाइड जो होगा ना, आपका लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। लाइफ टाइम में जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और रॉ मटेरियल आ रहा है और आप काम कर रहे हो, और अगर आपका मान लो दिवाली आ गया है या कुछ नया फेस्टिवल आ गया है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाने चाहिए, तो आप जस्ट आप फिर से आप आपकी गाइड ओपन कर सकते हो और वहां पे आप देख सकते हो कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों से मैंने इस किट को जो है, ये प्रोजेक्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक छोटी से छोटी पॉइंट मैंने कवर किए। इवन आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे वो भी सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स वहां पे अवेलेबल है, फोटोज के साथ में अवेलेबल है, और फोन नंबर्स के साथ में आपको सारे लोगों की डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पे। तो उम्मीद करता हूं ये इवेंट आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, और आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे थैंक्स कह रहे हैं, इस इवेंट से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमें क्लियर हुई है। अक्षत है ये जो महाराष्ट्र से है, अकोला से है, और यहाँ पे और एक बंदा हमसे कह रहा है, ये है बंदा अपना गुजरात से है, ये थैंक्स कह रहे हैं फॉर द लवली इंफॉर्मेशन। बहुत सारे आ रहे हैं, कम से कम 70-80 के ऊपर हाईफाई आ गए हैं और आते जा रहे हैं। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने ये इवेंट क्रिएट किया, और वो भी मेरे इवेंट जो होते हैं पेड होते हैं। बस कुछ लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, जो इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे थे, अलग अलग सिटीज़ में होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आज इवेंट में जुड़े हैं जो वो नहीं आ सकते वहाँ पे, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी इंटरेस्ट से मैंने ये क्रिएट किया कि ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। और आपको ये स्टडी गाइड क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और सक्सेस की अगर आप चाहते हो ना, तो उसकी की मैंने वहाँ पे रख दी है।
और उसका लिंक्स और डिटेल्स जो है मैंने आपके मेल पे भी आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपके व्हाट्सएप पे ईमेल पे नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, आप डायरेक्टली वो जो पोहा गाइड है वो पूरा डायरेक्टली ले सकते हो। 15 से 20 दिन के अंदर आप स्टडी करो, पूरे रिपोर्ट्स आपके हाथ में मार्केट की चाबी आ जाएंगी। और जिसके पास मार्केट की चाबी होती है ना, ही इज़ अ किंग, लॉकर उसी का होता है। थैंक यू।